एक ये क्वेश्चन बहुत आता है, ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है कि कोई ट्रेन है, अगर उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूं तो टाइम कम लगेगा, स्पीड बताओ। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मैक्सिमम बार पूछा गया है, इस बार भी हो सकता है पूछ ले। क्वेश्चन समझा देता हूँ क्वेश्चन में करना क्या है। एक ये क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत बच्चे अटक जाते हैं। अगर क्वेश्चन एकदम से तुम्हारे सामने आ गया और तुमने इसकी तैयारी नहीं करी तो इसमें भी फंसोगे फिर पक्का। जैसे फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो आज हमारी सीरीज का डे 4 है, जिस सीरीज के अंदर क्लास 10 के मैथ्स के सभी 14 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज सब डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठें ताकि सभी फॉर्मूले, सभी रिजल्ट आप लोग लिख सकें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ बताता रहूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, या इस तरीके से जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन मैंने जरूर डिस्कस किए हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड फॉर्मूलाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 क्लास 10। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम समझते हैं। नाम क्या है चैप्टर का? चैप्टर का नाम बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। ये बताइए सबसे पहले तो इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का मतलब है, इक्वेशन वर्ड आया है इक्वल से, इक्वेट से। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें दो चीजें, दो क्वांटिटी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन तो समझ में आ गई बात कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू आएगा वो होगी इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। दो तरह की इक्वेशन हम लोग डील करते हैं जनरली। एक होती है लीनियर इक्वेशन, एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर का मतलब जिसमें डिग्री 1 होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी? 1 मिलेगी, वो लीनियर इक्वेशन। और जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने लिखी है। जनरल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा पक्का, एक एक्स का कोफिशिएंट होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगी, और इक्वल टू में क्या होगा? 0। तो ये जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें पूछूं ए बताओ जी क्या है इसमें, तो ए क्या मिलेगा आपका? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या मिलेगा? एक्स का कोफिशिएंट। और अगर माइनस है तो मुझे माइनस भी कंसिडर करना है, क्योंकि जनरल फॉर्म में तो प्लस है। तो बी क्या रहेगा? अगर माइनस दिया है तो माइनस लेना पड़ेगा, और अगर प्लस है तो प्लस तो रखना ही है। ठीक बात। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करके आप ए, बी और सी बता सकते हो, इनकी बहुत हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गई, जनरल फॉर्म समझ में आ गई। उसके बाद अब जनरली इस चैप्टर के अंदर आपको दिया क्या होगा? आपको बोला होगा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या फिर लिखा आएगा सोल्व फॉर एक्स। सबका मतलब एक ही है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। जितनी एक्स की पावर होती है उतने ही एक्स के आंसर आते हैं। यानी अगर डिग्री यहां पर 2 है तो एक्स की ऐसी 2 वैल्यू आ सकती है जिसको इसमें पुट करने पर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो वो एक्स की वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पर आंसर 0 के इक्वल आ जाए, उस वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? रूट्स भी बोल देते हैं इक्वेशन का, सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, और कई बार तो जीरोस भी बोल देते हैं। बात जनरल एक ही होती है लगभग। समझ आ गई बात? पक्का। चलो आगे, सॉल्यूशन समझ में आ गया क्या होते हैं।
तो चैप्टर के अंदर हमने क्या करना होगा, सॉल्यूशन निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, या जीरोस निकालने के लिए कह दें, या सॉल्व फॉर एक्स कह दें, तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, और एक्स के दो वैल्यूज आएंगी। अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड दे रखे हैं, वैसे तो तीन थे पहले, एक मेथड और हुआ करता था पर अब वो डिलीट हो गया है। एक मेथड हुआ करता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पर ये करना नहीं है क्योंकि ये मेथड अब एग्जाम से तो डिलीट हो गया है, सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये जरूर है, इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही ये मेरा फॉर्मूला बना है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन, या फिर दूसरा हमारे पास जो तरीका है उसको बोलता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आसान कौन सा रहता है, आसान तो रहता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, आसान तो वही रहता है, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में दिक्कत आती है। तो अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको हर जगह काम आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आसानी से कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। पर अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आ पा रही है, नहीं मिल पा रहे नंबर, तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लोगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जो सभी क्लास के बच्चों के लिए है, तो मैं चाहूंगा उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर जाके थोरोली देखें ताकि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी अच्छे से कर पाओ। ठीक है, वहां से देख लोगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो वहां पे जाके इसको देख सकते हो। मैं बात करता हूं दूसरे फॉर्मूले की जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं आपको। एक क्वेश्चन है मेरे पास, सपोज ये क्वेश्चन है, आपको बोलेंगे कि लो जी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स निकालने हैं, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो मैंने अभी बताया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल सी फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। हर इक्वेशन में ये तो दिया ही होगा। आप सबसे पहला काम क्या करो, आप निकालना है d। d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। ये जो b है इसका स्क्वायर कर लो, -4a और साथ में ले लो c। तो पहले आपने क्या करना है, d निकालना है। अब यहां पे तीन ऑप्शन आते हैं, या तो d आपका आएगा पॉजिटिव, या d आएगा आपका 0, या आपका d आएगा नेगेटिव। तो जिसके ऊपर जो भी आपका आंसर आएगा उसके बेस पे डिपेंड करता है कि आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आंसर आएगा। कैसा आंसर का मतलब है उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। जैसे अगर मान लो आपने डी निकाला और डी आया आपका पॉजिटिव, तो मैं कहूंगा टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होते हैं अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर अवेलेबल, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स अवेलेबल होंगे। अगर डी 0 है तो दो रियल रूट्स तो आएंगे पर दोनों ही रूट्स क्या आएंगे, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इसमें दोनों रूट रियल होंगे पर दोनों अलग अलग होंगे, इसमें दोनों रूट रियल होंगे और दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर डी नेगेटिव आता है तो आप बोलोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डी निकालो और डी अगर नेगेटिव आ गया तो आप वही बोल दोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर डी पॉजिटिव आ गया तो दो अलग अलग रूट आएंगे, अगर डी 0 आ गया तो दो इक्वल रूट्स आएंगे। अब आएंगे कैसे, निकालोगे कैसे, तो उसका एक फॉर्मूला है जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल रहे हैं। तो x की दो वैल्यूज आएंगी या जो भी वेरिएबल है उसकी दो वैल्यूज कैसे निकालोगे, -b
प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस लेना है, एक बार क्या लेना है, माइनस, रूट डी और डिवाइड बाय 2a। इस फॉर्मूले को ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a। दो वैल्यूज कैसे आएंगी, एक बार आपने बीच में प्लस लेना है, एक बार बीच में क्या लेना है, आपने माइनस लेना है। फॉर्मूला नोट कर लो, मैं अभी बता दूंगा, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो फॉर्मूला जरूर नोट कर ले। इस तरह से हम x की दो वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों अलग अलग आएंगी, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। अगर d जीरो है, तो अगर d जीरो है तो यहां पुट कर दो, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, सेम सेम आएंगी, माइनस बी अपॉन 2a, एक बार प्लस जीरो कर लोगे, और दूसरी बार भी जब वैल्यू रखोगे तो वो माइनस का जीरो कर लोगे, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। एक बार माइनस बी बाई 2a और दूसरी बार भी माइनस बी बाई 2a, क्योंकि डी तो जीरो आ गया। तो अगर कभी आपको बोले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल है, निकाल लो, तो रूट इक्वल है तो इसका मतलब माइनस बी बाई 2a इसके दो रूट्स आएंगे, यानी डी उसका क्या है, जीरो है। याद रहेगी बात, पक्का रहेगी बात, पक्का। चलो आगे, ठीक है। अब जो मैंने पीछे बताया है वो पीछे इसी के ऊपर बेस्ड है सारा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दे, उसका सबसे पहले आपने क्या निकालना है, डी। डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, जो नेचर ऑफ रूट को डिफरेंशिएट करे, कि उसके रूट इक्वल आएंगे, उसके रूट अनइक्वल आएंगे, उसके रियल रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो डी डिसाइड करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया डिस्क्रिमिनेंट। तो डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले ये निकालेंगे। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर ये जीरो आ गया तो डी जीरो रख देंगे, और अगर ये जीरो नहीं आया, नेगेटिव आया, तो डी नेगेटिव आया, इसका मतलब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करने वाली। फॉर्मूला नोट कर लें जरूर इसको, ठीक है। इसके बाद ये मैंने बता ही रख दिया अभी, अगर डी पॉजिटिव है तो इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट है, और ऐसे निकाल सकते हो। अगर डी इक्वल टू जीरो है तो दो इक्वल रियल रूट्स आएंगे, जो ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर डी नेगेटिव है तो कोई रियल रूट नहीं आएगा। तो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में बोल दे कि एक इक्वेशन है जिसके रियल रूट्स हैं, तो रियल रूट्स कब आएंगे, जब d की वैल्यू या तो जीरो हो या जीरो से बड़ी हो, या तो जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ी हो। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, पिछली तो नहीं, पिछली से पिछली बार आया क्वेश्चन आया था कि फाइंड द वैल्यू सच दैट इक्वेशन हैज टू इक्वल एंड इक्वल नहीं, टू रियल रूट्स, इक्वल वर्ड नहीं बोला था, उन्होंने बोला था टू रियल रूट्स। तो रियल रूट में आपको दोनों ही लेने पड़ेंगे, ग्रेटर देन भी और इक्वल टू जीरो भी, दोनों ही लेने से पड़ेंगे। तो ये याद रखनी है बात आपको। तो इक्वेशन के रियल रूट्स कब आएंगे, जब डी की वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, दोनों ही कंसिडर करनी है, ठीक। ओके, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जैसा भी क्वेश्चन आ गया, मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। पहले तो उसका नेचर पता करो, नेचर कौन बताएगा, डी बताएगा नेचर, तो नेचर बताओ। और अगर वो रियल रूट्स आते हैं, चाहे वो इक्वल आए चाहे वो डिस्टिंक्ट आए, तो निकाल के भी दिखाने हैं। जैसे पहला पार्ट देखते हैं क्या कहता है पहले पार्ट में, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। ए बताइए जी यहां पे कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, बी कितना हमारे पास माइनस का 3, एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का 3, सी कितना हमारे पास प्लस का 5, ये आ गया ए बी सी। पहला काम डी निकालना, तो जो भी बी है उसका स्क्वायर करोगे माइनस 4ac, बी की जगह पर -3 उसका स्क्वायर -4, ए का मतलब 2, सी का मतलब 5। देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। ये तो बन गया 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये तो माइनस का 31 आ गया, ये तो नेगेटिव आ गया। और अगर डी नेगेटिव आ गया तो आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट।
तो जब रियल रूट है ही नहीं है तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो पहला पार्ट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, पहला पार्ट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या आता है। दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 3, तो a तो दे रखा है 3। x का कोफिशिएंट है b, वो क्या दे रखा है माइनस का 4√3। और c कितना हमारे पास 4, c कितना हमारे पास 4। तो सबसे पहला काम d निकालना। d कैसे निकालोगे, b का स्क्वायर करोगे माइनस 4ac। b की जगह लिखा माइनस 4√3, उसका स्क्वायर कर दिया माइनस 4, a का मतलब 3 और c का मतलब लिख दिया 4। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, 12 4 48। ये भी 48 माइनस 48 क्या बन जाएगा 0। तो d तो 0 आ गया। और अगर d 0 आ गया, इसका मतलब 2 इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। और वो निकाल के भी दिखाने, अब रियल आ गए तो दिखाने तो पड़ेंगे निकाल के। अब वो दिखाएंगे कैसे, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अगर दो इक्वल और रियल रूट्स आ जाए तो x के दो आंसर कौन से आएंगे, माइनस b/2a पहला भी, और इसी तरह से दूसरा भी सेम ही आएगा। बस यहाँ पे b और a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस b की जगह क्या पुट कर दोगे माइनस 4√3, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस 4√3 डिवाइड बाई 2a। a कितना है मेरे पास 3 है, ये 2 के टेबल में 4 आ जाएगा 2 पे, तो x की वैल्यू आ गई 2√3 डिवाइड बाई 3। एक आंसर आ गया। और दूसरा आंसर भी तो सेम ही आएगा भाई, जब सब कुछ सेम है तो आंसर भी क्या आएगा सेम ही तो आएगा। तो एक पे मेहनत कर लो, दूसरे पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं तुम्हें। तो दोनों ही आंसर जो आएंगे वो बिल्कुल सेम ही आएंगे। x की ऐसे दो वैल्यू आप निकाल सकते हो अगर d 0 आता है तब। ठीक बात, पक्का समझ आ रही है बात। एक और पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या कहते हैं। अब थर्ड पार्ट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। थर्ड पार्ट क्या कहता है, जैसे अब थर्ड पार्ट में लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले d निकाल लेते हैं। a बताओ जी इसमें क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है -6 और c क्या है हमारे पास 3 है। तो पहला काम d निकालना। d कैसे निकालोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना हमारे पास -6, उसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 लिख दिया, a की जगह 2 और c की जगह 3। ये बन गया प्लस का 36, 4 2 8, 8 3 24। ये माइनस करने पर आ गया 12, ये तो पॉजिटिव आ गया, जीरो तो नहीं आया, पॉजिटिव आ गया। और अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर वो रियल एग्जिस्ट करते हैं तो निकाल के भी दिखाने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। ऐसे तो निकालोगे, ऐसे निकाल लेंगे। तो हम वैल्यू ये प्लस माइनस बाद में अलग अलग कर देंगे, अभी तो ऐसे करते हैं। माइनस लिखा, b की जगह पर -6, ये माइनस क्या बन जाएगा +6 प्लस माइनस √d, d की जगह लिखा 12, 2a, a की जगह पे क्या लिखोगे 2 लिखोगे। लो जी लिख दिया। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 को भी हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3, और नीचे क्या है मेरे पास 2 2 4। ठीक है, प्लस माइनस ये बन गया 4 का रूट आ गया 2, √3 नीचे आ गया 4। अब आप यहां से क्या करोगे 2 कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लोगे, कॉमन लेके कितना आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, यहां से बच गया 3, प्लस माइनस में आ गया √3 और नीचे आ गया 4। 2 के टेबल में कट कर दिया 2 पे। बस आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते, अब इनको अलग अलग करके दिखा दो। एक बार तो ले लो प्लस में √3 डिवाइड बाई 2, और एक में क्या ले लोगे माइनस का √3 डिवाइड बाई 2। सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो यही हमारे दो
डिस्टिंक्ट रूट आगे, यही हमारे आंसर आ जाएंगे। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैंने बोला ज्यादातर क्वेश्चन में देखो, जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, पहले तो कोशिश करो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आराम से निकल जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं है, बस वो 2 नंबर ढूंढने होते हैं। पर अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर मिल ही नहीं पा रहे, हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करते हो, तो अगर मिल ही नहीं पा रहे, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्विकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे कूद जाओ, डी की वैल्यू निकाल दो और डी की वैल्यू निकाल कर देख लो कि वो पॉजिटिव है या जीरो है। अगर तो पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर 2 आंसर आ जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो फिर, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से कर लो, बहुत आसान है वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अलग वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दूंगा, जरूर जाके उसको देख भी सकते हैं। ठीक, चलो आगे। इतना ही है, इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला यही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे उसमें फंसते भी हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन बहुत आता है, ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है कि कोई ट्रेन है, अगर उसकी स्पीड मैं 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूं तो टाइम कम लगेगा, स्पीड बताओ। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मैक्सिमम बार पूछा गया है, इस बार भी हो सकता है पूछ ले। क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन में करना क्या है, क्योंकि तरीका पता होना जरूरी है। कोई फॉर्मूला तो वही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, बट बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी भी तो आनी चाहिए, आनी भी तो चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, जरूर तैयारी करके जाना, ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है वो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है 480 किलोमीटर, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अगर इतनी स्पीड कम होती तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते, सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगते। ऑब्वियसली बात है, स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। आपको बोला गया है स्पीड निकालिए ट्रेन की, क्या निकालनी है, स्पीड। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सबसे पहले क्या करो, लेट करो नॉर्मल स्पीड, जो ओरिजिनल स्पीड थी वो लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर नॉर्मल स्पीड इतनी थी, क्या मैं इस नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल टाइम निकाल सकता हूं? भाई इस नॉर्मल स्पीड से जब वो ट्रेन चलती थी तो कुछ टाइम तो लेती होगी, तो फॉर्मूला लगा लेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कवर करी उसने 480, कितने घंटे में करी, स्पीड क्या थी, x थी। तो नॉर्मल स्पीड से मैंने क्या निकाल लिया, नॉर्मल टाइम निकाल लिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर हमने स्पीड कम कर दी, यानी नई स्पीड जो थी x से कम करके कितनी कर दी, x माइनस 8 कर दी। अगर स्पीड कम कर दी तो इस न्यू स्पीड से क्या मैं न्यू टाइम निकाल सकता हूं, सेम फॉर्मूले से, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो अभी भी 480 है, स्पीड कितनी है, x माइनस 8 है। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल टाइम निकाल दिया और न्यू स्पीड से न्यू टाइम निकाल दिया। अब आप देख के बताओ कौन सा टाइम कम है, कौन सा टाइम ज्यादा है। अगर हमने स्पीड कम करी है, स्पीड कम करी है, तो ऑब्वियसली बात है ये टाइम क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा, और ये टाइम क्या मिलेगा, कम होगा। अगर बोला होता कि अगर स्पीड बढ़ा दी, अगर ये प्लस है हो गई स्पीड, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, फिर ये कम हो जाएगा, फिर ये कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम में से कम टाइम आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो जब भी इसको सॉल्व करने लगोगे तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और दोनों के टाइम में कितने घंटे का फर्क है, 3 घंटे का फर्क है। कितने घंटे का फर्क है, 3 घंटे का। तो दोनों के डिफरेंस को इक्वल टू लिख दोगे 3।
1 घंटा बोला होता इक्वल टू 1 कर देते, 1.5 घंटा बोला होता मैं 1.5 घंटा कर देता। ठीक बात। तो बस एक बात ध्यान रखनी है, नॉर्मल स्पीड लेट करके नॉर्मल टाइम निकाल लो, न्यू स्पीड से न्यू टाइम निकाल लो, और देख लो कि ये टाइम कम है कि ज्यादा है। अगर स्पीड कम करी है तो टाइम ज्यादा है, अगर स्पीड ज्यादा करी होती तो टाइम क्या होता, कम। फिर मैं क्या करता, ज्यादा में से कम को माइनस करता, ये पहले ये बाद में। ठीक बात। फिलहाल वाले क्वेश्चन में स्पीड कम करी है तो ये टाइम क्या है, ज्यादा, ज्यादा में से कम टाइम हमने क्या करना है, माइनस, और माइनस करके कितने घंटे का फर्क है, 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों के टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस है। अच्छा, अगर कई बार तुमसे पूछ लें कि 1.5 घंटे का फर्क है, ऐसा लिखा आ जाए, तो क्या लिखोगे, इस 1.5 घंटे को क्या लिख दोगे, 3/2 लिख लोगे। क्या लिख लोगे, 3/2। अच्छा, अगर तुम्हें लिखा आ जाए कि 30 मिनट, 30 मिनट, टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, अब ये मिनट है, इसको आर में चेंज करना पड़ेगा। अगर 30 मिनट दे दिया तो इसको आर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करोगे, फिर आपको क्या रखना पड़ेगा, 1/2 के इक्वल रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं 1 घंटा कि अगर स्पीड हम लोग इतनी घंटे इतनी स्पीड कम कर दें तो ये टाइम क्या लेगा, 1 घंटे 15 मिनट ज्यादा लेगा। अब ये 15 मिनट भी आ गए, घंटा भी आ गया, तो इस एक 15 मिनट को आपको आर में चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 5/4 आर, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो ये ध्यान रखना कि अगर मिनट में दिया है तो आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों टाइम के डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम, टाइम देख लेना कितना है, अगर आर में दे रखा है तो ठीक है, अगर मिनट में दे रखा है तो उसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे बस इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसका ले लोगे आप एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट एलसीएम आता है तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 480 की मल्टीप्लाई x से करोगे 480x, माइनस 480 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे 480x आ गया, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, इनकी मल्टीप्लाई 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38 इक्वल टू में आ जाएगा 3। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 3840, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। आप चाहे तो 3 के टेबल पे आप यहाँ पे ऊपर से ऊपर भी काट सकते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और ये 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। अब इधर ले आओगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, और अब इसका क्या कर दोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दोगे। ठीक बात। तो ऐसे ट्रेन वाले क्वेश्चन के अंदर ये बात ध्यान रखनी है, नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल टाइम निकाल लो, न्यू स्पीड से न्यू टाइम निकाल लो, और टाइम देख लो कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। अगर स्पीड कम करी है तो ये टाइम ज्यादा है, अगर स्पीड ज्यादा करी है तो ये टाइम कम है। ज्यादा में से कम को ही माइनस करना है और डिफरेंस के बराबर रख देना है, कितने घंटे का फर्क है दोनों में। ठीक बात, पक्का। चलो आगे, चले आगे और देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना जो मैंने बताया है। एक ये क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत बच्चे अटक जाते हैं, अगर क्वेश्चन एकदम से तुम्हारे सामने आ गया और तुमने इसकी तैयारी नहीं करी तो इसमें भी फंसोगे फिर पक्का। जैसे फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहां पे कहीं मेंशन नहीं किया कि आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, तो वो तो चॉइस तुम्हारी है। अगर नहीं लिखा हुआ फिर तो तुम्हारी मर्जी है, बट अगर इस क्वेश्चन में लिखा आ गया फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन, तो फिर आपको फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा। नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर दो, लिखा है तो फिर वही मेथड करना पड़ेगा। इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके दिखाता हूं, इसमें कहां दिक्कत आती है। 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या रूल होता है, आपने क्या करना है, सबसे पहले लास्ट नंबर को और पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 का कितना बन जाएगा 6, यानी आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 3 2 का कितना आना चाहिए 6,
और प्लस करने पर 2√6 आना चाहिए। दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 2√6 आना चाहिए। अब आप सोचने वाली बात है, अगर दोनों को ऐड करने पर 2√6 चाहिए तो दोनों में √6 तो चाहिए मुझे। भाई आप इनको ऐड कब कर पाओगे? जब दोनों में √6 होगा तभी तो ऐड कर पाओगे। तो इन दोनों में ये तो कंफर्म्ड है कि √6 तो आएगा ही आएगा। पर इसके आगे मुझे क्या चाहिए? 2 चाहिए। ऐड करने पर 2 भी चाहिए। अब 2 कब आएगा? जब यहां पे 1 लिखूंगा और यहां पे भी क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। अगर यहां 3 बोला होता तो मैं यहां पे 2 लिखता, यहां पे क्या लिखता? 1 लिखता। 2 और 1 3 तभी तो बनता। ठीक है, फिलहाल मेरे क्वेश्चन में मुझे 2√6 चाहिए था, तो दोनों में √6 तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म्ड है। अब 2 चाहिए था तो मैंने इसके आगे भी 1 लिख दिया, इसके आगे भी 1 लिख दिया, तो 2√6 तो बन गया। चेक कर लो क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 भी तो आना चाहिए? वो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो भी आना चाहिए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, √6 को √6 से करेंगे 6, तो 1 6 बन जाएगा 6, यानी नंबर तो ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, प्लस करने पर ये आए, रूट वाला नंबर आए, तो इन दोनों में √6 होना जरूरी है। माइनस करने पर आए तो भी दोनों में √6 होना जरूरी है। ये बात ध्यान रखोगे तो निकल जाएंगे। नंबर मिल गया √6। तो क्या करोगे? 3x² √6 के साथ भी x, √6 के साथ भी x, प्लस में 2 = 0। अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन क्या आते हैं? सेम आते हैं। सेम क्या आते हैं? अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन क्या आते हैं? सेम। कौन सा सेम? जो यहां पर है। यहां माइनस है तो दोनों में क्या लिखोगे? माइनस। अगर यहां प्लस होता तो दोनों में क्या लिखते? प्लस लिखते। फिलहाल माइनस है तो दोनों में मैंने क्या लिख दिया? माइनस। अब है कॉमन लेने की बारी। अब यहां से कॉमन क्या आएगा? बच्चे कहते हैं 3 कॉमन आएगा। भाई ये 3 है, ये √6 है। √6 के अंदर से आप 3 कॉमन नहीं ले सकते। ये क्या करोगे? इसको अब आप क्या करोगे? इस √3 को लिखोगे √3 का स्क्वायर, इस 3 को लिखोगे √3 का स्क्वायर, साथ में x² है, माइनस इस 6 को भी आप क्या लिखोगे? 2 × √3, √2 × √3, √6 ही बनेगा। ठीक है, इसको भी ऐसे लिखोगे, √2 × √3 लिख दिया इसको भी, और इस 2 को हमने क्या लिख दिया? √2 का स्क्वायर = 0। अब कॉमन लेना तुम्हारे लिए आसान है, ये x पे रहेगा हमारा। अब कॉमन लेना आसान है। इसमें से कॉमन देखो क्या चीज कॉमन है। एक तो √3 आ रहा है, एक x आ रहा है। यहां से क्या बचेगा? √3, साथ में x बचा, माइनस √3 कॉमन, x कॉमन, कितना बच गया? √2 बच गया। यहां पर माइनस है तो आप भी क्या लोगे? माइनस। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? √2 कॉमन दिख रहा है। यहां से क्या बचेगा? √3x, बाहर माइनस लिया है तो ये प्लस का क्या बन जाएगा? माइनस, और ये √2 का स्क्वायर था, एक कॉमन ले लिया, √2 बच गया। अब अगले स्टेप में इसमें और इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? कॉमन क्या दिख रहा है? √3x माइनस √2 कॉमन दिख रहा है। यहां से बच गया √3x और माइनस में आ गया √2 = 0 आ गया। अब क्या करोगे? या तो ये वाला पार्ट =0 रखोगे, या फिर ये वाला पार्ट =0 रखोगे। अगर ये वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √2 / √3, और यहां से भी क्या आ जाएगा? √2 / √3। ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है, और स्पेशली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पूछेंगे। तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बीच में रूट आ रहा है, इसका मतलब जो दो भी नंबर आप सोचोगे दोनों में √6 का आना जरूरी है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है जो आपको समझना भी है, याद भी रखना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और जो मैंने ट्रेन वाला क्वेश्चन बताया है, और एक कुछ इस तरह की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, नेचर ऑफ रूट कैसे निकलेंगे। जब d पॉजिटिव होगा तो क्या रहेंगे? उसके दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट आएंगे। जब d 0 होगा तो इक्वल रूट्स आएंगे, और जब d नेगेटिव होगा तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही था।
अगली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। तो प्लीज सीरीज के साथ जुड़े रहें और जितने भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उनको एक पेज के ऊपर, एक कॉपी के ऊपर नोट डाउन जरूर करते जाएं। जो भी क्वेश्चन साथ साथ बता रहा हूं उनको भी जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि पेपर में उनके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।